मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए अध्याय में नए विषय के साथ। ऑनलाइन का या लाइव वीडियोस का ये एक नया अध्याय है। इस अध्याय में परसेप्शन, राजनीति, धर्म और दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक घोलमाल के खिचड़ी बना दी गई है। तो आपको अगर ये खिचड़ी पसंद आए तो आपको हम बिस्मिल्लाह कह के शुरुआत करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं, भगवान के नाम से शुरुआत करते हैं, ईश्वर के नाम से शुरुआत करते हैं। इसके 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया क्योंकि परसेप्शन पर ही चल रही है इस समय, ज़्यादा डाटा तो अवेलेबल है नहीं। सब तरह तरह के परसेप्शन है, लोगों की धारणाएं हैं कि ये करने से ये हो जाता है। परसेप्शन यानी धारणाएं, ये करने से वो हो जाता है, इससे कोरोना फैल रहा है, उससे कोरोना फैल रहा है, इससे कोरोना रुकेगा, उससे कोरोना रुकेगा, कोरोना की वजह से ये हो रहा है। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे परसेप्शंस हैं। तो एक परसेप्शन मैं भी दूंगा जो लॉकडाउन के विषय में होगा पहले सेगमेंट में। जनाब, दूसरे सेगमेंट में हम बात आएंगे तो हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, मुसलमान का बुद्धिजीवी कैसे सोचता है और हिंदुओं का बुद्धिजीवी कैसे सोचता है, हिंदुत्व कहाँ लेके जाता है और इस्लाम, हिंदुत्व में सनातन धर्म भी आ गया और इस्लाम कहाँ लेके जाता है इंसान को। इस विषय की बात होगी क्योंकि कोरोना से रिलेटेड है तो जमात पे भी थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी उस विषय में। तीसरे सेगमेंट में हम जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के जो मुखमंडल से आज जो प्रवचन निकले हैं उस पर चर्चा होगी और राजनीति पे थोड़ी सी चर्चा होगी। 3 हिस्सों में ये बटा हुआ पूरा वीडियो रहेगा और अगर आपको अच्छा लगे तो एंजॉय करिए। और सिर्फ ये विचार है, सब परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ परसेप्शन मैंने भी शेयर किए हैं। तो पहला परसेप्शन लॉकडाउन के विषय में, तो शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन का खेल क्या है। जैसे सरकारें कह रही हैं लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग बीमार हो जाते, हमने लॉकडाउन से लोगों को बचा लिया। सरकारों का ये परसेप्शन है कि लॉकडाउन की वजह से इंडिया में केस कम हुए हैं, इटली में लॉकडाउन नहीं हुआ, अमेरिका में लॉकडाउन नहीं हुआ तो वहाँ केस बढ़ गए। ऐसा मीडिया का, सरकार का परसेप्शन है। मैंने अपनी बात फ्रॉम द फर्स्ट डे कहा है कि लॉकडाउन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और क्योंकि अन्य इंडिया में ज़्यादातर लोग कानून का पालन नहीं करते, ऐसा हमारा अब तक का परसेप्शन था कि विदेशी लोग, यूरोपियन लोग बहुत कानून का पालन करते हैं। वहाँ पे नियम कायदे बहुत लोग मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हुआ, वहाँ पे कानून की इज्जत है बड़ी। हमारे यहाँ कानून की इज्जत है भी नहीं, ऐसा हमारा परसेप्शन था अब तक, और असल में है भी नहीं। तो वो इतनी इज्जतदार लोग हैं, इतना कानून का पालन करते हैं और इतनी दूर दूर रहते हैं, इतनी आबादी कम है, तो वहाँ उन्होंने तो उसके रिजल्ट कुछ और रहे और इंडिया में लॉकडाउन किया जहाँ लोग मान ही नहीं रहे हैं। ऐसा दिख भी रहा है वीडियोज़ में। तो यहाँ पे लोगों को लॉकडाउन के रिजल्ट कुछ और आए हैं। तो उल्टा कह देना कि लॉकडाउन से फ़ायदा हो गया, वो भी एक कमाल का परसेप्शन है। समझ में नहीं आता कि जब लॉकडाउन ढंग से हो भी नहीं पा रहा है तो केस कम क्यों हो रहे हैं। इस विषय पे भी बात करेंगे। पहले मैं इस परसेप्शन की बात करूं कि लॉकडाउन का मेरा परसेप्शन क्या है। जनाब, ये लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई चाइना और अमेरिका की। ये मेरा परसेप्शन है, जैसे आप लोगों का परसेप्शन है, सरकार का परसेप्शन है, डॉक्टर्स का परसेप्शन है, ऐसे मैं भी एक बात कहूँगा, उसके कुछ तथ्य लगाऊंगा मैं आपके साथ। तो जब परसेप्शन ही हो रहा है तो मुझे भी आज़ादी अपना परसेप्शन रखने की। ये लड़ाई है आर्थिक लड़ाई। चाइना ने लॉकडाउन किया, कहाँ किया चाइना ने लॉकडाउन?
सिर्फ वुहान में किया, वुहान में, पूरे चाइना को लॉकडाउन नहीं किया, सिर्फ वुहान में किया। तो मेरा परसेप्शन ये है कि चाइना ने एक अपने शहर को लॉकडाउन करके पूरी दुनिया को ये किया कि लॉकडाउन से बीमारी रुक जाती है, अतः आप भी लॉकडाउन करिए, इसका कोई इलाज नहीं है। और पूरी अपने और अन्य भागों में लॉकडाउन नहीं किया। तो सारी दुनिया ने चाइना का क्योंकि इलाज नहीं अनुसरण किया, और चाइना ने लॉकडाउन खोल दिया, अन्य जगह पे तो लगाया नहीं, खोल दिया। तो चाइना तो प्रोडक्शन करे, माल बनाए, सब चीज़ें बनाए, और पूरी दुनिया में लॉकडाउन रहे। क्या होगा इससे? चाइना को फ़ायदा होगा। अब ये अजीब लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन अभी मैं और गहरी बात पे लेके आऊँगा। जो फैक्ट की बात कर रहा हूँ, चाइना ने सिर्फ वुहान में ही करा है ना, पूरे चाइना में तो नहीं हुआ। लेकिन WHO, जिसको अमेरिका ने बोला कि चाइना के इशारे पे काम कर रहा है, ऐसा बोला है, उसने फंडिंग रोकी अमेरिका ने, न्यूज़ में भी आया है। तो WHO ने पूरी दुनिया को कहा कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। तो जो WHO चाइना से पैसे ले रहा था या चाइना के इशारों पे नाच रहा था, वो पूरी दुनिया को सही जानकारी देगा ही नहीं, ऐसा तो अमेरिका भी कह रहा है। तो वो पूरी दुनिया को लॉकडाउन कह रहा है, लॉकडाउन करो, तो उसका अर्थ गलत भी हो सकता है। ये भी सही कह रहा हो, लेकिन 90% जब इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, तो ये पूरी दुनिया से लॉकडाउन करवाने का एक ही अर्थ है कि पूरी दुनिया में प्रोडक्शन रुक जाए और चाइना का प्रोडक्शन बने। इस तथ्य के सपोर्ट में मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब लॉकडाउन होगा कंट्रीज़ में, इंडिया में हुआ तो कंपनियाँ डूबेंगी या उनके शेयर नीचे गिरेंगे। अमेरिका में ऐसे गिरे। तो चाइना की कंपनीज़ पूरी तरह से पहले से प्री प्लान्ड बैठी हुई हैं, वो उनमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उन कंपनियों को खरीद रही हैं। जैसे इंडिया में HDFC बैंक के अंदर चाइना बैंक ने तुरंत शेयर खरीदे। लॉकडाउन हुआ तो उसका शेयर गिरा, तो चाइना ने तुरंत खरीदा। चाइना की बैंक है, चाइना बैंक, उसने खरीदा। तो इंडिया ने नया नियम बनाया कि पड़ोसी देश हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों बनाया? इसका ये मतलब है कि लॉकडाउन करने से जब हमारा जो नुकसान हो, तो उस नुकसान में जब हमारी कंपनियां नीचे हों तो चाइना उनको खरीद ले। तो आर्थिक युद्ध है। चाइना का लॉकडाउन के नाम पे पूरी दुनिया को ये सिखा देना कि लॉकडाउन करने से फ़ायदा होता है। जैसे पहले उसने खबर फैलाई कि चाइना के वेट मार्केट से ये जहाँ पे मांस बिकता है, उस मार्केट से ये वायरस फैला, जिससे लोगों में गलत सूचना आए। तो लॉकडाउन की सूचना भी गलत हो सकती है। चाइना कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि चाइना की ये इन्फॉर्मेशन सही हो कि लॉकडाउन से उसने कोरोना कंट्रोल किया है। क्या पता किसी दूसरी चीज़ से कंट्रोल किया हो, कोई दवाई से कंट्रोल किया हो, लेकिन दुनिया को ये बता दिया हमने वुहान को लॉकडाउन कर दिया। चाइना की किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात पे भरोसा किया जा सकता है कि चाइना कंपनियां खरीद रहा है। जहाँ जहाँ लॉकडाउन से इकोनॉमी डाउन जा रही है, ये बात सत्य है, वहाँ चाइना कंपनियां खरीद रहा है। ये तो चाइना का कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो लॉकडाउन से पूरी दुनिया में होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को होता है, क्योंकि चाइना ने लॉकडाउन करना बंद कर दिया है। लॉकडाउन अगर हम करते हैं तो हम सीधा चाइना को फ़ायदा पहुंचाते हैं। पहला, ये भी एक परसेप्शन है। जैसे आपको एक परसेप्शन आता है, सब लोग अपना परसेप्शन कहते हैं, मैं भी एक परसेप्शन दे रहा हूँ। अब एक अमेरिका का परसेप्शन देखो, अमेरिका का परसेप्शन। चाइना अपना ये वाली, चाइना की चाल ये हो सकती है। अब अमेरिका की चाल पे आते हैं। अमेरिका ने पहले लॉकडाउन नहीं किया, क्योंकि वो शायद चाइना की चाल समझ गया था कि इकोनॉमिक लॉस करवाना चाहता है चाइना। लेकिन सडनली अब अमेरिका को देखो, अमेरिका को कहते हैं ना, चाइना ने एक वार किया अमेरिका पे या पूरी दुनिया पे, लॉकडाउन का या कोरोना का, जो भी है, तो अमेरिका के ऊपर भी वार हुआ। तो ये उस तरह वाली बात है कि किसी के ऊपर एक चाटा मारो, जैसे किसी ने किसी को एक चाटा मारा, तो उस चांटे की पॉलिटिक्स करे, विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स करे। तो अमेरिका इस पॉलिटिक्स पे आ गया है, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो ये पूरी दुनिया में करे कि चाइना की वजह से पूरी दुनिया में ये सब नुकसान हो रहा है। इससे अमेरिका का क्या फ़ायदा होगा? चाइना में सारी फैक्ट्रियां बंद होंगी। पहले चाइना ने ये गेम खेला कि पूरी दुनिया के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो, लॉकडाउन हो, तो उसकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो।
अब अमेरिका विक्टिमहुड का कार्ड खेल के ये खेल खेल रहा है, ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये मेरा परसेप्शन है कि चाइना की वजह से सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, सारी दुनिया में नुकसान हो रहा है, सारी दुनिया में जान माल की हानि हो रही है। इसकी वजह से चाइना में से इन्वेस्टमेंट कम करो, चाइना से ट्रेड मत करो, चाइना से अपनी अपनी कंपनियां निकाल लो। इस क्या होगा फिर? उससे अमेरिका को फ़ायदा होगा, चाइना को नुकसान होगा तो अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो अमेरिका विक्टिमहुड का कार्ड खेल सकता है या खेल रहा है। अपने या हुई मौतों को बड़ा चढ़ा के दिखाना, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से जो मौतें हो रही हैं उसको इस तरीके से दिखाना, अमेरिका को इस तरीके से दिखाना कि पूरी दुनिया में हाहाकार। अमेरिका अब तक सेफ था, अचानक ही अमेरिका में ज़्यादा लोग मरने लग गए। अभी 1 मार्च तक तो कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा था, अमेरिका में नहीं फैला। लेकिन मार्च के बाद क्या सडनली पॉलिसी चेंज हुई कि अमेरिका ने विक्टिमहुड का कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि मेरे यहाँ बहुत मौतें हो रही हैं। मौतें हर साल होती थी, उनका आंकड़ा है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से, उसी मौतों के आंकड़े को कोरोना में मिक्स करके उन्होंने और अन्य बीमारियों से होने वाली मौतों को कोरोना में मिक्स करके बड़ा ज़बरदस्त आंकड़ा बनाया पूरी दुनिया को कि सबसे ज़्यादा तो विक्टिम हम ही हैं। इसलिए अब हम चाइना के खिलाफ एक वैलिड रीजन मिल गया ना उनको। चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया में एक एंटी माहौल बनाने का वैलिड रीजन मिलता है, यानी चाइना के खेल से चाइना को ही मात करना। ये अमेरिका की पॉलिटिक्स हो सकती है। हिंदुस्तान इन दोनों की पॉलिटिक्स में कहीं नहीं है, ना तो चाइना के परसेप्शन में फिट बैठता है, ना अमेरिका के परसेप्शन में फिट बैठता है। हम तो बस अपना नुकसान कर रहे हैं, ना लॉकडाउन से फ़ायदा ना लॉकडाउन से नुकसान, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ये तो लॉकडाउन के विषय में मेरा एक नज़रिया था। पहला सेगमेंट मेरा यहीं ख़त्म होता है। लॉकडाउन में एक आपको नई तरीके का नज़रिया दिया है, अगर आपको अच्छा भी लग सकता है, ख़राब भी लग सकता है, क्योंकि सब नज़रिया दे रहे हैं तो मैंने भी नज़रिया दिया है अपना। इसलिए दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर लॉकडाउन वो सरकारें सफल नहीं कर पा रही तो हिंदुस्तान में तो कतई लॉकडाउन सफल हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की सरकारें तो क्या लॉकडाउन को सफल करेंगी? ना यहाँ के लोग इतने शिक्षित हैं, ना यहाँ इतनी आबादी दूर दूर रहती है। तो लॉकडाउन का तीर अगर पूरी दुनिया में कहीं नहीं चला है तो यहाँ पे हम उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं, उससे होना कुछ नहीं है। यहाँ नहीं चलने वाला लॉकडाउन से। यहाँ के लोग बच रहे हैं तो वो कई कारण हो सकते हैं, उसके कोरोना से बच रहे हैं तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। उस पर मैं लास्ट सेगमेंट में जाके चर्चा करूँगा, ठीक है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान। हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। पहले हमें इस्लाम को समझना होगा। जहाँ तक मेरी समझ है, मैं कोई इस्लाम का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है मोटा मोटी मैं आपको बात करता हूँ। इस्लाम एक क्लोज्ड ग्रुप है। क्लोज्ड ग्रुप का मतलब आप समझते हैं? इस्लाम के अंदर अनुशासन बहुत है। ये इसकी अच्छाई भी हो सकती है, इसकी बुराई भी हो सकती है। इतना ज़्यादा अनुशासन है इस्लाम के अंदर कि आप उसकी चीज़ों को ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। उसकी एंटीकनेस को, उसकी रवायतों को, उसकी प्रैक्टिसेस को ज़्यादा कोई छेड़खानी कर नहीं सकता। जैसे ही छेड़खानी करने की कोशिश की जाती है, या जैसे छेड़खानी से मतलब है उनके अंदर कुछ भी चेंज करने की या समय के अनुसार उसको ढालने की कोशिश की जाती है, तो एक अजीब सा उसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। वहाँ से लोग उठते हैं। वो बुद्धिमान लोग भी हो सकते हैं और इस्लाम के जानकार लोग भी हो सकते हैं। वो हर हाल में उसकी वकालत करने लग जाते हैं। तो इस समय जो चीज़ें इस्लाम की पूरी दुनिया को नुकसान कर सकती हैं, उसको बचाए रखने की मजबूरी की वजह से बदनाम हो रहा है वो। अब प्रैक्टिस है उनकी कि लोग मिलें, मस्जिद में जाके लोग मिलते हैं। नॉर्मल नज़रिए में वो प्रैक्टिस ठीक है भाई, लोग इस बहाने सामाजिक होते हैं, एक दूसरे से सोशली जुड़ते हैं, अपनी कम्युनिटी में ही जुड़ते। सही, हम भी लोग कहते हैं बैठक होनी चाहिए, चौपाल होनी चाहिए, उनकी चौपाल है वो। वहाँ पे इबादत करते हैं, इबादत के बाद लोग मिलते हैं, एक दूसरे को सामाजिक होते हैं वो लोग। सामाजिक होना अच्छा था, लेकिन इस बीमारी के अंदर वो जो गुण है वो अवगुण हो गया। लोगों का सोशल होना ही अवगुण हो रहा है, क्योंकि घरों में रहो। लेकिन इस्लाम की प्रॉब्लम ये है कि उसमें लचीलापन नहीं है। उसको उसी चीज़ को फॉलो करते रहना है, या वो रिजल्ट सही दे या गलत दे। तो जब वो उस चीज़ को फॉलो करते रहते हैं तो वो नुकसान देने लग जाती है। तो
इसे बोलते हैं उनका एक्स्ट्रा अनुशासन, उनका एक्स्ट्रा अपने धर्म के प्रति कट्टरता। अनुशासन या कट्टरता एक ही बात कहूँगा मैं। उनको किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं तो नुकसान करने लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपने धर्म के लिए वैसे ही हैं। अब हिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो जमात उसी की वजह से हो रहा है कि जमात के लोग इस्लाम को बचाने की फिक्र में हैं। पूरी दुनिया नष्ट होती है तो हो जाए, इस्लाम के अनुशासन बरकरार रखे, हमारी मस्जिदें चलती रहें, हम लोग वहाँ इबादतें करते रहें, लेकिन चाहे दुनिया नष्ट होती है तो हो जाए या बीमारी फैलती है तो फैल जाए। सबसे ऊपर, दुनिया से ऊपर या सबकी हमारी प्रैक्टिसेस हैं। प्रैक्टिसेस पे बहुत ज़्यादा जोर है, इस्लाम पे जोर नहीं है। प्रैक्टिस, इस्लाम को हम कैसे करते हैं उसके ऊपर। इस्लाम नमाज तो घर में भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिसेस है उस पर बहुत ज़्यादा जोर है। अब हिंदुओं की बात कर लेते हैं। हिंदुओं में उल्टा है। जैसे इस्लाम में अनुशासन बहुत है तो हिंदुओं में आज़ादी बहुत है, एक्स्ट्रा फ्रीडम है। हिंदू किसी अपने धर्म को अपने ऊपर ढोते नहीं हैं। ढोने से मेरा मतलब है कि वो उसके दायरे में नहीं बनते हैं। कोई भी आता है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता है और उसको बुरा भी नहीं मानते। जैसे अभी एक रामायण आपने देखी होगी, रामायण के कई वर्जन मिलते हैं आपको, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वर्जन। तो एक रामानंद सागर की रामायण थी, तो उसमें सुलोचना सती हो जाती है, तो वो वाला कांड उन्होंने नहीं दिखाया। कांड का मतलब होता है यहाँ पे वो एपिसोड या वो हिस्सा, क्योंकि सती प्रथा हमारे यहाँ बुराई हो गई है। पहले लोग सती होते थे, हिंदू धर्म में होता था, लेकिन बुराई हो गई है। तो हमारे हिंदुओं के अंदर इतना फ्रीडम है कि कोई चीज़ बुराई होती है तो हम उसको हटा भी सकते हैं। हिंदुओं में ये इतना फ्रीडम है कि वो चाहे तो नए देवता चुन लें, नए भगवान बना लें, नई चीज़ें इन्वेंट कर लें, नए बाबा बना लें, मतलब फ्रीडम है उनके अंदर, वो धर्म से खूब खेल सकते हैं। इस्लाम में नहीं है। असल में हिंदुओं का तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंदुओं का धर्म, हिंदू देता है अंदर की बात पे जोर, जो आपके अंदर से जो भाव आए उस पर ज़्यादा जोर देता है। लेकिन अब हिंदुओं में भी खास किस्म के मुसलमान पैदा होने लग गए हैं जो उनको एक दायरे में बांध रहे हैं, लेकिन बंधेगा नहीं क्योंकि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं इसके अंदर। घाट घाट पे पानी बदले, घाट घाट पे बोली बदले, कोस कोस पे पानी, इस तरह की कहावतें हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पे चीज़ें बदल जाती हैं, तो बड़ा समेटना बहुत मुश्किल है। इतनी ज़्यादा फ्रीडम है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा वो हैं, प्रैक्टिसेस हैं। कोई किसी तरह से पूजा करता है, कोई किसी तरह से पूजा करता है, कहीं मांसाहार वर्जित है, कहीं मांसाहार ठीक है, कहीं पे लड़की शादी होके जाती है, कहीं पे लड़का शादी होके जाता है। तो बहुत वास्ट है। वो वास्ट इसलिए है कि यहाँ पे फ्रीडम है, धर्म बोझ नहीं है। धर्म लोगों की ज़िंदगी आसान करता है। अगर लोगों की ज़िंदगी में मुश्किल हो रही है तो वो धर्म को बदल लेते हैं हम लोग। धर्म का मतलब यहाँ हमारी सहज कर्म से है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती है या आपकी ज़िंदगी आसान होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको वही एंटीक चीज़ लेके चलनी पड़ेगी। और बड़े से बड़े बुद्धिजीवी देख लीजिए इस्लाम के अंदर, उनको कम्युनिटी में बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता। अगर वो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो कुरैशी, वो भी वही बात बोलेगा जो कि और बुद्धिजीवी, इस्लामिक बुद्धिजीवी बोलते हैं। वो हमेशा उसकी प्रैक्टिसेस को डिफेंस में रहेगा। हिंदुओं में फ्रीडम है, वो कुछ भी, हिंदुओं अपने धर्म में कुछ भी गलत बोल सकते हैं, सही बोल सकते हैं। मुसलमानों में फ्रीडम नहीं है, उन्हें सही बोलना है, अच्छाई का लवादा ओढ़ के ही रखना है उनको। कुर्ता सफ़ेद रहना चाहिए, अंदर कितनी भी गंदगी हो कोई मतलब नहीं। और हिंदुओं के अंदर गंदगी अंदर से निकालने की प्रैक्टिस है, खूब गंदगी निकालते तो उनका कुर्ता बड़ा गंदा सा लगता है। और दोनों की एक अंतर्मुखी है, एक बाह्यमुखी है। दोनों की अपनी अपनी गुण हैं, अपने अपने दोष हैं। ज़्यादा आज़ादी भी नुकसान होती है। अगर ज़्यादा आज़ादी हो तो हम ऐसे बाबाओं को अपना गुरु मान लेते हैं जो रामपाल बाबा के चेले हैं, कुछ आसाराम बाबा के चेले हैं, कुछ राम रहीम के चेले हैं। तो ऐसे भी लोग पैदा हो जाते हैं जो खुद को भगवान कह देते हैं। बहुत सारे नए कलयुगी भगवान पैदा हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा फ्रीडम का ये नुकसान भी है। और ज़्यादा अनुशासन का नुकसान है कि वो जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं इस्लाम में, उससे ज़्यादा अनुशासन के चक्कर में वो पूरी दुनिया को सुधारने में लगे हुए हैं और खुद अपना अंदर का गंदगी को साफ़ नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों की अपनी प्रॉब्लम है।
लेकिन जो पुराने लोग हैं, उनकी समझ है, वो क्या कहते थे, संतुलन होना चाहिए, जीवन में अनुशासन भी होना चाहिए और जीवन में फ्रीडम भी होनी चाहिए। जो इन दोनों का संतुलन कर लेता है वही बुद्धिजीवी है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था, इस्लाम की अपनी खूबी है, हिंदुओं की अपनी खूबी है। और हिंदुस्तान के अंदर देखो, फ्रीडम किस कंट्री में, जो झाइलों का मुल्क हो वहाँ अनुशासन अच्छा है, क्योंकि मूर्ख है उसको तो समझाना ही पड़ता है ना, वो खुद से समझदार नहीं होता। उस जो खुद से समझदार नहीं होता उसके लिए तो फिर डंडे की भाषा ही आनी चाहिए। तो अगर झाइलों का मुल्क है तो उसके लिए इस्लाम बहुत अच्छा है, जिस मुल्क में झाइल हो। लेकिन हिंदुस्तान तो पूरब तो हमेशा से ज्ञानियों का मुल्क रहा है, ऋषियों की धरती रही है, तो यहाँ पे इस्लाम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लोग डंडे से नहीं, यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं। तो यहाँ पे जो समझ का स्तर है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हिंदुत्व ही चलेगा, इस्लाम भी चलेगा, लेकिन इस्लाम का लिबरल रूप चलेगा, इस्लाम का कट्टर रूप नहीं चलेगा। और हिंदुत्व भी चलेगा, तो हिंदुत्व का बहुत एक्स्ट्रा फ्रीडम वाला रूप नहीं चलेगा, प्योर रूप चलेगा। तो मतलब ये इसलिए खिचड़ी वाला मुल्क है, यहाँ पे सब चीज़ें चलती हैं, संतुलन में चलती हैं, और ये बात हमें समझनी चाहिए। इस्लाम भी वो इस्लाम नहीं है हिंदुस्तान का जो पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचा रहा है, और हिंदुत्व भी वो हिंदुत्व नहीं है जिसमें आप पूरी ही फ्रीडम हो जाए। अगर प्योर हिंदू हैं तो सेकुलर ही हो जाएगा। वो जो प्योर हिंदू होगा वो तो धर्म को धारण करेगा, वो धर्म को अंदर से धारण करेगा, ना कि बाहर से किसी किताब से, क्योंकि हिंदुओं के पास तो अपनी एक पर्टिकुलर वेद है, गीता है, रामायण है, इतनी सारी किताबें हैं, तो वो उसकी सहायता के लिए किसी एक इस्लाम फॉलोअर बनाता है, हिंदू फॉलोअर नहीं बनाता, हिंदुत्व लीडर बनाता है, इस्लाम फॉलोअर बनाता है। प्रैक्टिस करो, फॉलो करो, मतलब गाइडेंस मिल गई है, गाइडेंस का पालन करना है बस हमें। हिंदुत्व ये आज़ादी देता है, आप अपनी गाइडेंस बना सकते हो। तो ये फ़र्क मैंने थोड़ा सा बताया, इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, ये मेरी अपनी परसेप्शन है। इंसान, और मुझे आज़ादी पसंद है, और हिंदुओं में भी अभी कट्टरता आ रही है, बहुत ज़्यादा कट्टरता आ रही है किसी दूसरे मजहब के प्रति, तो वो ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। अब हम तीसरी बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अभी 12 बजे कि हम इतने टेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों में कोरोना मिल रहा है और उनमें कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं, उनको कोरोना से कोई बीमारी नहीं हो रही है। ये बहुत खतरे की बात है। अब देखो, पॉलिटिशियन तो ऐसे ही बोलता है, मैं इसको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। 180 लोग मिल रहे हैं आपको, उसमें से 40-50 ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके अंदर कोरोना है लेकिन उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ कोरोना से। इसका मतलब क्या है? कोरोना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है भाई बहुत लोगों को। अरे सीधा सीधा मतलब है कि उनके अंदर कोरोना था, अब वो कोरोना फैला देंगे, ये प्रोपेगेंडा। यानी अब स्वस्थ आदमी को ये कह करके अपमानित किया जा रहा है कि वो कोरोना फैला देंगे। अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनके ऊपर ये दोष लगा दो कि अरे ये तो घूम रहे थे। भाई मेरे अंदर कोरोना है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मुझे नहीं पता कोरोना है तो मैं घूम रहा हूँ। मैं क्यों मैं फिर भी नहीं घूम रहा, मैं अंदर हूँ, घर के अंदर हूँ। घूमने वाला जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोरोना हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट मूर्ख बनाती है। जब कोरोना के लक्षण भी नहीं मिल रहे हैं आपको और कोरोना का टेस्ट भी 40% गलत आ रहा है, तो आप इतनी, वैसे एक नारा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन है वो क्योर से ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जब प्रिवेंशन कर ही नहीं सकते आप, मैं फिर कहता हूँ कोरोना का प्रिवेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना को संक्रामक, इस तरह की संक्रामक बीमारी है कि उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। वो कब कैसे फैल जाएगी, अनदेखा शत्रु है, वो नोट से फैल सकता है, वो हवा से फैल सकता है, वो किसी, तो प्रिवेंशन करना बहुत ही खर्चीला है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, और प्रिवेंशन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्योर करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
कोरोना हो भी जाए बहुत लोगों को तो 80% लोग अपने आप, देखिए कोरोना अगर हो भी जाता है ना बहुत सारे लोगों को, तो 80% लोग ठीक हो रहे हैं, तो हमें उन लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं मुख्यमंत्री होता, मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं क्या करता? मैं पूरे देश में लॉकडाउन नहीं करता, मैं पूरे देश में लिस्ट बनाता जो जो आदमी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जिनको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं। ये पूरी दुनिया का डाटा है कि अगर आपको गंभीर बीमारी है तो आपको कोरोना लग सकता है, तो मैं उन सब लोगों को क्वारंटीन कर देता। पूरे देश को क्वारंटीन करने से अच्छा है वो 60 साल से, एक क्राइटेरिया बना दो, 60 साल से उम्र का ज़्यादा आदमी हो और उसको 3-4 बीमारियां हैं, तो उसको उठा के हम हॉस्पिटलाइज कर देते सबको, या उसको उठा के क्वारंटीन कर देते और उसको स्पेशल परमिशन कंडीशंस में रखा जाता, बाकी छोड़ दिया जाता जनता को। क्योंकि 80% को माइल्ड कोरोना हो रहा है, अगर उनको हो भी रहा है तो उनके अंदर कोरोना से इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। जो खतरनाक लोग जिनको ज़्यादा आशंका थी, उनको घर में भी हो सकता है, उनको उठा के हॉस्पिटलाइज और क्वारंटीन कर देते, उनमें ही सारी ताकत लगाते और हॉस्पिटल्स रेडी रखते, तो लोगों को कोरोना के अंदर आता भी लोगों को कोरोना, और कोरोना लोगों के अंदर ठीक भी होता, कोरोना फैलता रहता, लेकिन काम चलता रहता, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। अच्छी इम्यूनिटी वालों को सामना करने देते उससे, और हॉस्पिटल रेडी रखते, तो काम भी चलता रहता, रोजगार भी चलता रहता, और कोरोना के अंदर हमारी इम्यूनिटी डेवलप भी होती रहती हमारी, और हम वो उन लोगों को भी बचा पाते जो लोग, जिनकी क्रिटिकल कंडीशन थी या जो लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, उनको हम हॉस्पिटलाइज कर लेते या उनको अलग कर लेते। तो हमारी इकोनॉमी भी बच जाती, हम कोरोना से भी बच जाते, हमारी मौत का भी आंकड़ा कम होता और हमारे देश की पूरी पावर बचती, हम सारी पॉलिटिक्स से बच जाते। लेकिन वो कुछ हिस्से पे ही खर्च करना पड़ता, हमें क्वारंटीन करना पड़ता, बुजुर्ग लोगों को अब बचाना पड़ता, अपने बुजुर्ग लोगों को, और वो ज़्यादा आसान रहता बनस्पत पूरे देश को रोकने से, पूरी इकोनॉमी डाउन करने से, पूरे देश को लॉक कर देने से। तो जिनको बीमार होने की संभावना है उनको लॉक करना चाहिए, ना कि सबको लॉक करना चाहिए। सबको काम करने दिया जाता। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोरोना एक बहुत जनरल फ्लू है जो हम सब में आया होगा और चला भी गया होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसकी पुष्टि कर दी है कि लक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो ये खतरे की बात नहीं है। अगर आपको कोरोना हो रहा है तो एक्यूट बीमारी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो दिल्ली की 80% जनता तो वैसे ही सुरक्षित है, जैसा कि हमें केस स्टडी में कहा है कि 80% को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, तो 80% जनता तो सुरक्षित है ही है। उसको कोरोना होने दो, हो जाएगा और सही हो जाएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उसका काम धंधे से रोकने की ज़रूरत नहीं। जैसे जुकाम हो जाता है, 80% यानी 100 में से 80 लोगों को जुकाम की तरह व्यवहार करेगा कोरोना, कम बीमार करेगा, ऐसा साइंस कहती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उन 80% लोगों को रोको मत काम करने से, जैसे जुकाम में नहीं रोकते हो, थोड़े बहुत बुखार में नहीं रोकते हो, थोड़ी बहुत और बीमारियों में नहीं रोकते हो, ऐसे 80% लोगों को रोको मत। वो फैल भी रहा है तो अब 20% लोगों को रोक लो, जिनके ऊपर खतरा है उनको रोक लो। क्यों रोक रहे हो पूरी? और वो 20% लोग वैसे भी बुजुर्ग हैं, वो इकोनॉमी में उनका ज़्यादा योगदान तो है नहीं, जवानों का योगदान ज़्यादा है, और जवान में भी अगर कोई इन्फेक्टेड होता है तो फिर उसके लिए आप इंतजाम करके रखो। अगर उन 80% लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है, पहली बार तो आप खुद ही कह रहे हो कि उनमें इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम है, वो ठीक हो रहे हैं, उनके अंदर कोई लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, फिर भी अगर उनमें से कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए हॉस्पिटल तैयार रखो, जैसे अन्य बीमारियों के लिए रखते हो। इतनी सी बात है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स डर का सौदा है, आपको डराया जा रहा है। गरीब आदमी पहले समझ गया, क्योंकि जिसका पैसा खत्म हो जाता है उसको सब ये नाटक खत्म हो जाता है। आपकी पॉकेट में पैसा है तो अमेरिका में तो लोगों ने बंकर बना रखे हैं, 5 साल तक वो बैठ के खा सकते हैं। आप खा सकते हो क्या 5 साल तक बैठ के? तो ये अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप 2 महीने का लॉकडाउन झेल सकते हो, कोई 2 साल का झेल सकता है, कोई 4 साल का झेल सकता है। तो जो 2 महीने का झेल सकता है उसके लिए 1 महीने का लॉकडाउन कर दो तो उसको सही लगता है, उसको रिजल्ट से मतलब नहीं, क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटी है। किसी को एक दिन में ही मुश्किल पड़ जाती है तो उसके लिए तो मुश्किल है, वो तो निकलेगा तो उसको गाली देने लगेगा 2 महीने वाले। 2 महीने को 2 साल वाला गाली देगा, 2 महीने बाद जब तुम छटपटाओगे ना, निकलोगे अपना कि मेरा व्यापार जा रहा है, मेरा जा रहा है, तो वो 2 साल वाला जो अक्षय कुमार बैठा है ना, 2 साल बैठ के खा सकता है, वो गाली देगा तुमको, अरे साले कैसे लोग हैं ये निकलना चाहते हैं। तो अपनी अपनी कैपेसिटी है, आपको समझनी होगी ये बात। और आज का क्योंकि विषय थोड़ा खिचड़ी थी, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। और इंडिया का मौसम भी अच्छा हो गया है, अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया के अंदर अब कोरोना नहीं फैलेगा, कोरोना की दर भी बहुत कम है फैलने की। और मैं
मैं तो पहले दिन से कह रहा था कोरोना नहीं फैलेगा, और अब ये नेता अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हमने लॉकडाउन किया इस वजह से हो गया। तो एक सब्जी वाला 1000 लोगों से मिलता है और 1000 लोगों से रुपए लेता है और 1000 लोगों को सब्जी देता है। तो एक आदमी से 1000 मिलते हैं और वो एक ही आदमी ट्रांसमिट कर सकता है। अगर एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय 25 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है, तो एक सब्जी वाला भी 25 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है पिज्ज़ा वाला ही बंद करे, या एक दुकानदार भी कर सकता है, क्योंकि एक आदमी को मल्टीपल संपर्क हो ही रहा है। एक किसान भी कर सकता है, एक कोई भी कर सकता है। तो कोरोना के लिए ये तुम कहो कि पिज्ज़ा रोकने वाले से ही फैलेगा, पिज्ज़ा डिलीवर करने वाले से फैलेगा, वो दुकानदार से भी फैल सकता है, वो सब्जी वाले से भी फैल सकता है, वो सिलेंडर डिलीवर करने वाले से भी फैल सकता है। तो इतने ज़्यादा फैलने के इसके मीडिया में कि सरकार नहीं रोक सकती उसको, तो ये सरकार बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रही है लॉकडाउन की। और लॉकडाउन से रुका भी नहीं है ये, क्योंकि हम दूसरी तीसरी स्टेज पे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो ही रहे हैं, हम एक्सचेंज कर ही रहे हैं, हम पैसे ले रहे हैं, मुंह छुपा लेते हैं ऐसे रूमाल में ऐसे, लेकिन हाथ से पैसा पकड़ लेते हैं। अरे भाई, अगर दुकानदार को कोरोना होगा तो उस नोट में से आ जाएगा, उस पैसे में से आ जाएगा, उसे थोड़ी ना सैनिटाइज कर लिया, उस ब्रेड में से आ जाएगा, उस सब्जी में से आ जाएगा। तुम नहीं रोक सकते उसको, सिर्फ इससे लड़ सकते हो। और इससे इतना लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर चीज़ है, इसका हुआ बनाया गया है। 80% लोग वैसे ही ठीक हो रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, सरकार की को ध्यान दिलाएं इस चीज़ पे। इतना आर्थिक नुकसान हुआ है, आज जिन जिन की दुकानें बंद है, जब वो दुकानें खोलेंगे ना अपनी, तो इतना भयंकर नुकसान होने वाला है उनका, चूहों की वजह से और चीज़ों की वजह से। सबसे ज़्यादा दुकानदार को नुकसान है, किसानों को नुकसान है। किसान को दे तो दिया है, आज़ादी तो दे दी, लेकिन माल कहाँ बेचेगा? प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट का नुकसान है, मजदूरों का नुकसान है, गरीबों का नुकसान है, मिडिल का नुकसान है। किस